नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं दोस्तों, आज के इस वीडियो में 3 महत्वपूर्ण जानकारियां जो हम सभी से जुड़ी हुई हैं, उनको लेकर के आया हूं। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं, एक-एक जानकारी को विस्तृत में प्राप्त करते हैं। सबसे पहले जैसे आप देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी की कतर के आमिर से मुलाकात के बाद अब 8 भारतीय पूर्व नौसैनिकों का वापस भारत प्रत्यार्पण हो सकता है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, जी हां दोस्तों, माननीय प्रधानमंत्री जी की पिछले दिनों जो कतर के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात हुई है, जिनकी जानकारी जो है प्रधानमंत्री जी ने खुद ही ट्वीट करके दिया था। ये जो ट्वीट आप देख पा रहे हैं, ये है आमिर ऑफ द स्टेट ऑफ कतर, यानी कि कतर के राष्ट्राध्यक्ष। जैसे हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, कहीं प्रेसिडेंट होते हैं, उसी तरीके से जो कतर के राष्ट्राध्यक्ष होते हैं वो होते हैं आमिर ऑफ द स्टेट ऑफ कतर, जिनका नाम है एच शेख तमीम बिन हमद अल थानी। तो उनसे जब माननीय प्रधानमंत्री जी की मुलाकात हुई, तो उस मुलाकात के बाद जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ की तरफ से यह जानकारी सामने आई है दोस्तों कि जो 8 भारतीय कतर के जेल में बंद थे, उनको बकायदा जो वहां की अदालत है उन्होंने सजाए मौत की सजा भी सुनाई थी। और लगातार विदेश मंत्रालय इस विषय के ऊपर संज्ञान रखे हुए था। और माननीय प्रधानमंत्री जी की अब उनसे मुलाकात के बाद अब चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ने जो ये जानकारी दी है कि अब बहुत जल्दी उनका भारत में प्रत्यार्पण हो सकता है। ये पूर्व सैनिकों के लिए बहुत अच्छी और बहुत पॉजिटिव खबर है दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं पूर्व सैनिकों में ये एक बहुत ही दुख, एक मायूसी फैला था कि पिछले दिनों मैंने भी इस जानकारी को आप सबको दी थी कि 8 जो नौसैनिक हैं उनको पकड़ लिया गया था कतर में, वहां ट्रायल चला, उनकी अदालतों में ट्रायल चला और उनको सजाए मौत दिया गया था। लेकिन अब जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के मुलाकात के बाद और जिस तरीके से चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ने यह जानकारी दी है, अब उनका भारत में प्रत्यार्पण होने जा रहा है या हो सकता है, जो कि एक बेहद पॉजिटिव खबर है। यानी कि कहीं ना कहीं सरकार ने इस विषय के ऊपर संज्ञान लिया है और हम बोल सकते हैं मोदी है तो मुमकिन है। चलिए जो भी हो, यह एक बहुत पॉजिटिव न्यूज है पूर्व सैनिकों के लिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। क्या अब ओपीएस के ऊपर फिर से मंडराएगा खतरा? आइए समझते हैं। जी हां दोस्तों, आज के चुनाव नतीजे आपको पता चल गए होंगे। राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, जहां जो है कांग्रेस की सरकार थी, अब शायद बीजेपी की सरकार वहां बन रही है, बनती दिख रही है। तो वहां की जो सरकारें हैं जिन्होंने ओपीएस को लागू कर दिया था, क्या अब ओपीएस के ऊपर फिर से खतरा मंडरा सकता है? क्योंकि ये एक बहुत बड़ी जो है असमंजस की स्थिति पैदा हो सकती है। क्योंकि दोस्तों आपको समझा दूं, पेंशन में गजब की बढ़ोतरी हुई थी जब एनपीएस को हटा करके ओपीएस लागू किया गया था। पिछले दिनों भी मैंने इसकी जानकारी आपको दी थी कि कई सारे ऐसे पेंशनर थे जिनको एनपीएस में 3500 रुपए पेंशन मिल रहा था, ओपीएस में कन्वर्ट होते ही उनका पेंशन 37,500 तक हो गया था। जिनको 4,700 मिल रहा था उनका 34,000 तक हो गया था। इतना पेंशन में जो है अचानक से तब्दीली हो गया था। लेकिन अब क्या सरकार बदलने के साथ साथ ये दोबारा से बदल जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सरकार से हमारी अपील है, जिस राज्य में, जिन भी राज्यों में ओपीएस को लागू कर दिया गया, अब उसको ना बदला जाए। और साथ ही साथ ये भी मांग है कि पूरे देश में और साथ ही साथ बाकी राज्यों में भी एनपीएस को हटा करके ओपीएस को लागू किया जाए। लेकिन दोस्तों आप सबको बता दूं, पिछले 2 दिन पहले की ही बात है, उत्तर प्रदेश के जो विधान परिषद में पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने यह बोला था कि उत्तर प्रदेश सरकार एनपीएस हटा करके ओपीएस लागू करने के पक्ष में नहीं है। तो कहीं ना कहीं अब इन चुनाव नतीजों के बाद ये जो जिन राज्यों में ऑलरेडी ओपीएस को लागू कर दिया गया था, अब वहां पर थोड़ा सा असमंजस की स्थिति होगी। लेकिन हमारी अपील है, सभी की यह अपील है कि वहां पर ओपीएस लागू रहने दिया जाए। चलिए दोस्तों अगली जानकारी, जैसे आप देख पा रहे हैं, एमएससीपी के डबल एरियर को समझते हैं। जी हां दोस्तों, एमएससीपी, अगर आप पेंशन आ गए उसके बाद अगर आपका एमएससीपी एडजस्ट हुआ है तो आपके डबल एरियर आपको मिलना चाहिए। आपको मैं एक लेटर भी दिखाऊंगा जो रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर है, पीओआर को लिखा गया है, और साथ ही साथ आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से आपको डबल एरियर लागू है। चलिए सबसे पहले तो आपको लेटर दिखाता हूं, वो लेटर देख लेते हैं। दोस्तों ये जो लेटर आप देख पा रहे हैं, जो कि रिकॉर्ड ऑफिस की तरफ से लिखा गया है और ये पीएओआर को लिखा गया है, और एमएससीपी का एरियर रिलीज करने के संदर्भ में ये लेटर लिखा गया है। अब दोस्तों ये लेटर 27 नवंबर का है, बिल्कुल अभी अभी ताजा लेटर है। अब इस लेटर में सबसे पहले तो पेंशनर का सीपी ग्राम्स का ग्रीवेंस का हवाला दिया गया है, उसका रेफरेंस दिया गया है। उसके बाद लिखा गया है, पीओआर को रिकॉर्ड ऑफिस की तरफ से ये बोला गया है, इट इज इंटीमेटेड दैट एमएससीपी ईपीपीओ इन रेस्पेक्ट ऑफ नंबर फलाना हवलदार
Chattu Singh has already been generated by PCDAP Prayagraj and the same was forwarded to the individual via our letter number. आगे letter number दिया गया है. As per CPgrams quoted at para 1 above, the arrear amount of MACP has not been credited in his account till date. अब दोस्तों यहां पर PAOR को यह बोला गया है कि पेंशनर को उनका EPPO मिल चुका है, उनका पेंशन भी शायद शुरू हो चुका है बढ़े हुए MACP के रेट से, लेकिन उनको जो PAOR से एरियर मिलना है वो एरियर अभी तक नहीं मिला है. आगे पैराग्राफ नंबर 3 में लिखा गया है, इन व्यू ऑफ द अबव यू आर रिक्वेस्टेड टू क्रेडिट द एरियर्स अमाउंट इन इंडिविजुअल्स अकाउंट एट द अर्लीस्ट एंड इंटीमेट द सेम टू द इंडिविजुअल अंडर इंटीमेशन टू दिस ऑफिस. यानी कि इस वजह से ऊपर दिए गए बातों की वजह से इंडिविजुअल के अकाउंट में आप जल्द से जल्द उनका MACP का एरियर जो है क्रेडिट करें, इंडिविजुअल को इन्फॉर्म करें और हमें भी इस बात का इन्फॉर्म करें. इस तरीके से जो है रिकॉर्ड ऑफिस ने PAOR को लेटर लिखा है दोस्तों. यानी कि आप समझिए अब इनको पेंशनर को जो एरियर मिलता है वो PCDA से एक एरियर मिलता है और दूसरा एक एरियर भी मिलता है जो कि सर्विस में रहते दौरान का जो PAOR से मिलना है, और उसी एरियर की बात इस लेटर में हो रही है जैसे आपने लेटर देखा दोस्तों. तो दोस्तों आप सबने अभी लेटर देखा, अब मैं आपको समझाता हूं कि किस तरीके से आपको, अगर आप पेंशन आने के बाद आपको MACP मिला है तो आपको किस तरीके से डबल एरियर लागू है. मान लीजिए फॉर एग्जांपल MACP का जो डेट है वो 1 जनवरी 2009 से मान लीजिए लागू है, और जो पेंशन आते हैं, जो पेंशनर है वो पेंशन आए हैं 31 दिसंबर 2010 को, और उनका जाके कहीं पार्ट ऑर्डर 2019 में, 20 में, 21 में या अभी होता है, तो उनको किस तरीके से डबल एरियर मिलता है. दोस्तों ये हो गया 1 जनवरी 2009, इससे लेकर के इस डेट तक यानी कि 31 दिसंबर 2010 तक दोस्तों ये उनका एरियर बनेगा सर्विस में रहने के दौरान का. MACP में एक इंक्रीमेंट अप हो जाता है, तो सर्विस में जितना दिन वो थे उस समय का भी एरियर उनको मिलना चाहिए, और आगे 31 दिसंबर को वो रिटायर थे तो 31 दिसंबर से लेकर के अभी तक का उनको एरियर मिलेगा जो कि पेंशन आने के बाद का एरियर. अब चूंकि ये दोनों एरियर दो जगह से, अलग अलग जगह से मिलना है, इसलिए आपको ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि आप जब पेंशन आ जाते हैं, आपका जब PPO निकल जाता है तो ये जो एरियर है पेंशन आने के बाद का, ये एरियर आपको मिलेगा PCDA से. लेकिन आपका जो सर्विस में रहते दौरान का एरियर है, इस पीरियड में जब आप सर्विस में थे तो ये जो एरियर आपको मिलेगा ये कहां से मिलेगा, ये PAOR से, यानी कि जहां से आपका पेमेंट मिलता था सर्विस के दौरान. इसलिए आपको ध्यान रखना है, कई सारे पेंशनर्स के साथ ये हुआ है, उनका MACP एडजस्ट भी हो गया, उनको PCDA की तरफ से पेंशन बढ़ा हुआ मिलना भी शुरू हो गया और PCDA की तरफ से एरियर भी मिल गया, लेकिन जो सर्विस के दौरान का एरियर है वो नहीं मिला है. जैसे अभी आपने लेटर में देखा, उन पेंशनर का भी इसी तरीके का केस है. तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप रिटायरमेंट के बाद आपने MACP लिया है तो आपको दो एरियर लागू हैं, एक तो PAOR से और एक जो है PCDA से. तो अगर आपको एक भी नहीं मिलता है तो उसके लिए आपको कार्रवाई करना जरूरी है. तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों को लेकर आया था. आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा. तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों.